हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम एमपीपीएससी मेन से 2025 को टारगेट करते हुए एक नई जो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और यह क्लास है फ्रेंड्स एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 का जो पार्ट दूसरा है और उसकी यूनिट 1 है जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है। उसी में हम आज पहली क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एमपीपीसीएस का हो या आईएएस का हो, मेन से एक इतना छोटा सिलेबस नहीं होता है कि आप इतने कम समय में कवर कर सकें। इसलिए आपको कम से कम 8-10 महीने पहले जो है सिलेबस को तैयार करना चाहिए। यदि आप प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी करते हैं और प्री के पहले मेंस की तैयारी नहीं की हुई है तो यह असंभव है कि आप टेस्ट निकाल लें, जिससे प्री निकालने के बाद भी हमारे प्री निकालने का कोई मतलब नहीं होता है। कम से कम आपके यदि 3 पेपर जो है प्री के पहले क्लियर हो जाते हैं तो संभावना रहती है, क्योंकि 5वां पेपर हिंदी का है तो उतना बड़ा नहीं है और निबंध को भी कोई विशेष तौर से अलग से नहीं पढ़ता है, तो चौथा पेपर बस रह जाता है, तो वहाँ निकलने की जो है पूरी संभावना हो जाती है। तो इसी प्रयास में जो है हम ज्योग्राफी की क्लास शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे अनुभव की यदि बात की जाए तो मैं एमपीपीएससी का 5 बार जो है अटैम्प्ट 5वां अटैम्प्ट मेरा पूरा हो चुका है। 5 बार पेपर दे चुका हूँ। इसमें से मैं हर बार जो है 1 नंबर से रुका हूँ और 3 बार जो है मुझे मेंस लिखने का अवसर मिला हुआ है। 1 बार मैं इंटरव्यू के लिए चयनित हूँ। ये मेरा जो है अनुभव है। मैं ये बताने का आशय है कि मैं मुख्य परीक्षा लिख चुका हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एमपीपीएससी पैटर्न है और उसमें जो है किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से समय को ध्यान में रखते हुए, आंसर राइटिंग को ध्यान में रखते हुए कैसे नंबर मिलते हैं, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम अनुभव है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज को जो हमारा यूनिट 1 के अंदर जो पहला टॉपिक दिया हुआ है उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे कि इसे 2 क्लासों में कंप्लीट किया जाए या हो सके 3 क्लासों में कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार से जो है 2-3 सालों से जो है पेपर का पैटर्न पहुंच रहा है, वहाँ आपका रटने वाला दिमाग जो है एक साइड हो जाता है और समझदारी ही काम आती है, क्योंकि वहाँ इतने कम समय में आपका रटा हुआ नहीं ध्यान आता है, वहाँ पर समझा हुआ ही ध्यान आता है। मैं लिख चुका हूँ, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर छूट जाती हैं, लेकिन कम से कम शब्द निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए कि इतने कम समय में भाई 2 मिनट के समय में 5 नंबर का 7 नंबर का जो आने लगा है प्रश्न पूरा हो जाए, 2.5 मिनट के समय में एक पेज लिख जाए, इतना आसान नहीं होता है। तो चीज़ों का बिल्कुल ग्राफिक तौर पर यदि दिमाग में छपी हुई है तभी पॉसिबल है आप लिख पाएंगे। वैसे आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है, आप पूछते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पहले से पता होने के कारण जो है कि पेपर किस प्रकार का है, चूंकि मैं दे चुका हूं, तो इन चीज़ों का आपको यदि शुरुआत कर रहे हैं तो अनुभव आपको जो है ये मिलता रहेगा। मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूं। मेरा भी प्रयास है कि जो है जिस प्रकार से मैंने कई किताबों में गलतियां पढ़ करके, वेबसाइट में पढ़ करके और अलग अलग तरीके से जो जितनी गलतियां की हुई हैं वह गलतियां जो है एक सामान्य सा व्यक्ति ना करे। मैं जानता हूँ जो कोई ये क्लास देख रहा है वो एक सामान्य व्यक्ति ही होगा, क्योंकि जो स्पेशल व्यक्ति होते हैं उनके पास में स्पेशल कोचिंग भी होती हैं, तो आपके पास में भी एक स्पेशल अनुभव पहुंचेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ जाए, अच्छा लगे और अगली क्लास की जो है सूचना उतना मिलती रहे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप हमारा अनुभव कैसा रहा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। 1 सेकेंड का मुझे समय देंगे, थोड़ा सा मैं टेक्निकल है थोड़ा सा। चलिए, जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। इसका आशय क्या है, थोड़ा सा ये और पढ़ देता हूँ। मैंने खुद ये जो है लिखी हुई है कि आंधियों की जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। जी हाँ, एमपीपीएससी में निकलना ऐसा ही कुछ है कि जहाँ 4-4 लाख 3-3 लाख लोग फार्म डालते हैं, वहीं पर जो है एक लोग सिलेक्ट हो जाना एक जिद ही है दोस्तों, इतना आसान नहीं है
कि आप आसानी से निकल जाए, तो अपने अंदर जिद को पालना होगा। चलिए अब इस टॉपिक को समझते हैं। हमारा जो है, मैं एक एक शब्द समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा लिखा हुआ समझने के पहले जो है मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, प्रश्न भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा, कौन से प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। एक बार बता दूं कि यहाँ पर जो प्रश्न आ रहे हैं इस यूनिट से, या कोई भी यूनिट हो, तो वहां पर से जो आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे जो है अब 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 2 नंबर में सीधा सा कोई छोटी सी बात पूछी जा सकती है, फैक्ट पूछा जा सकता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बड़े बड़े टॉपिक को सामान्य समझ कर ली, ठीक है भाई। 2 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक यूनिट से 6 नंबर मिलते हैं। सिलेक्शन के लिए, मेंस में सिलेक्शन के लिए 4-6 नंबर ही दोस्तों मायने रखते हैं। मैं इंटरव्यू में जो रुकता रहा हूँ 4-6 नंबर से ही रुका हूँ। तो ये प्रश्न वो हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए पहुंचाते हैं, या फिर यूं मानिए जो समान रैंक है वो टॉपर बनाते हैं। तो और 7 नंबर के, ठीक है भाई, ये तो सामान्य से हैं, सबको इन्हें पढ़ता है। 7 और 11 नंबर के, तो इन वालों पर क्या करना है भाई, विशेष ध्यान देना है। ये वाली अगर सिलेक्शन चाहिए तो छोटी बातों को पर ही हम ध्यान देंगे, और साथ में आपका प्री भी कंप्लीट होता जाएगा छोटी बातों का ध्यान देते हैं। चलिए अब टॉपिक के मेन मुद्दे पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास जो टॉपिक है, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। प्राचीन का मतलब क्या होता है आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और भारत में मतलब भारत के लोगों में भौगोलिक ज्ञान। भौगोलिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधा सा सिंपल भाषा में समझिएगा। भौगोलिक का मतलब क्या है, भूगोल। और भूगोल में क्या क्या आता है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, बादल, जलवायु, ऋतुएं, वर्षा, ये सभी किसमें आते हैं, भूगोल में। और यहाँ पर जो प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत में कोई ना कोई लोग रहे होंगे। जैसे वर्तमान में क्या होती है, रिसर्च की टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं। तो उस टाइम पर भी कोई ना कोई राजा महाराजा रहे होंगे जो एक प्रकार से अलग जो है इस क्षेत्र में रुचि लेने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था करते रहे होंगे। तो ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने भूगोल के बारे में कोई ना कोई कार्य किया होगा, कोई ना कोई सिद्धांत दिया होगा, कोई ना कोई थ्योरी दी होगी, कुछ ना कुछ है स्थलाकृतियों की उन्होंने विशेषताएं बताई होगी, उनके गुणों के बारे में बताया होगा, उनके लाभ हानि के बारे में बताया होगा। और जो कुछ इन्होंने बताया है उसकी जानकारी वर्तमान में वो लोग तो है नहीं है वो बता दें कि भाई मैंने ये बताया हुआ था। तो वो जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है, ग्रंथों में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, वो जानकारी हमें ग्रंथों में देखने को मिलेगी। विभिन्न प्रकार की जो उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं उनमें देखने को मिलेंगी, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें देखने को मिलेगी। तो यही चीजें जो है हमें क्या करना है, पढ़ना है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे। कुछ लोग होंगे जिनके बारे में बताएंगे, कुछ ग्रंथ होंगे। ये ग्रंथ हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ ले। लोगों के बारे में पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिकों को बताइएगा, जो उन्होंने कार्य बताए हुए हैं उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या बताया हुआ है उन्होंने। ये सभी प्रश्न आपके होंगे। चलिए अब जो है हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। थोड़ी सी हम पहले क्या देखेंगे, एक परिचय देखेंगे कि किस प्रकार से शुरुआत करेंगे। जैसे 11 नंबर का यहाँ से प्रश्न आ जाता है, किस प्रकार से शुरुआत करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा जो है और बता दूं कि भूगोल के अंदर दोस्तों एक तो हम क्या देखेंगे कि जो भारत का भूगोल है, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान है, उसमें देखेंगे कि सौरमंडल के बारे में भारतीयों के पास क्या ज्ञान था, वायुमंडल के पास है, वायुमंडल के बारे में भारतीयों के पास क्या ज्ञान था, जलमंडल के बारे में भारतीयों के पास क्या ज्ञान था, और स्थल मंडल के बारे में भारतीयों के पास क्या ज्ञान था। अगर ये शब्द नहीं समझ रहे हैं तो मैं एक बार जो है इन्हें समझा देता हूं, ताकि कोई भी शब्द ऐसा न रह जाए। चलिए मान लीजिए भाई ये क्या थोड़ा सा कम गोल बनी हुई है, 1 मिनट रुको मैं और थोड़ा सा इसे सही कर देता हूँ। चलिए ये क्या है, यूं मानिएगा ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। इतना मोटा पेन कैसे हो जाता है।
ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के जो चारों ओर वायु का आवरण रहता है, वायु का आवरण रहता है, उसे हम क्या कह देते हैं, वायुमंडल कह देते हैं। और पृथ्वी में कई स्थानों पर जो है क्या है फ्रेंड्स, स्थल है। तो कई स्थानों पर क्या है, ये क्या बन गया, इंक सेलेक्ट है, चलिए खैर ठीक है। इस प्रकार से कई जगह पर जो है स्थल है, कई जगह पर क्या है, यहाँ पर जो मैंने ये बनाया हुआ है ये क्या है भाई, स्थल वाला भाग है। और ये जो है आपका ये वाला, ये क्या है, पानी वाला भाग है। ये पानी वाला संपूर्ण भाग जो है इसे क्या कह देते हैं, जलमंडल कह देते हैं। जो स्थल वाला संपूर्ण भाग है इसे स्थलमंडल कह देते हैं। ये जो है आपका वायुमंडल है। और इसी प्रकार से ये आपका ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी के अंतर्गत जो है दोस्तों, पृथ्वी के बाद जो देखे यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, बुध हो जाएगा, इधर मंगल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा। तो जब पूरे के पूरे ग्रह इस प्रकार से 8 ग्रह मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, सौर मंडल कह देते हैं। तो यही देखेंगे कि भारत का जो है, भारत के लोगों के पास में इस बारे में क्या ज्ञान था, इन सभी चीजों का हम एक एक हेडिंग बना करके बात करेंगे। आपका दोस्तों यहाँ से प्रश्न तैयार हो सकता है 10 नंबर का कि प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान का वर्णन कीजिए। तो आपको ये चारों हेडिंग बना करके 50-50 शब्द इसमें देने होंगे। अगर आपसे एक आ सकता है तो दोस्तों एक 7 नंबर में आएगा कि प्राचीन भारत के लोगों में या प्राचीन भारत में सौर मंडल के बारे में भौगोलिक ज्ञान का वर्णन कीजिएगा। तो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, परिचय को पढ़ लेते हैं। देखिएगा कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञान जो है, विश्व का प्राचीनतम ज्ञान भारतीय ग्रंथों में मिलता है। कहाँ मिलता है, भारतीय ग्रंथों में मिलता है। और रामायण और महाभारत काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक अनेक भारतीय विद्वानों ने विभिन्न भौगोलिक पक्षों का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। प्राचीन काल में भूगोल नाम का कोई अलग सा विषय नहीं होता था, परंतु भाई भूगोल नाम का कोई अलग विषय नहीं होता था, लेकिन जो भूगोल के अंतर्गत शामिल चीजें हैं वह तो होती थी, परंतु धरातली था आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्षेत्र शास्त्र के रूप में किया जाता था। तो एक विषय हुआ करता था क्षेत्र शास्त्र, उसी के अंतर्गत धरातली और आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते थे। गणितीय और खगोलीय भूगोल जो है प्राचीन भूगोल के प्रमुख पक्ष थे। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर 10 नंबर में प्रश्न आता है तो इस प्रकार से आपको भाषा बनाकर शुरुआत में प्रस्तावना बनानी पड़ती है इन चीजों को शामिल करते हुए। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान की, जिसमें हमने देखा कि हम किन किन पक्षों की बात करेंगे। तो वो पक्ष भी हमने देखे हुए हैं कि हम इन पक्षों की बात करेंगे। अब हम एक एक हेडिंग की बात करते हैं कि सौर मंडल के बारे में भारतीयों के पास क्या ज्ञान था, वायुमंडल के बारे में क्या ज्ञान था, जलमंडल के बारे में क्या ज्ञान था, स्थलमंडल के बारे में क्या ज्ञान था। चलिए बात करते हैं। सबसे जो हम पहली बात करते हैं वो किसके बारे में, कि सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल संबंधी ज्ञान की बात करते हैं कि भारतीयों के पास सौर मंडल के बारे में क्या ज्ञान था। सौर मंडल तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि नहीं समझते हैं तो भाई समझ लीजिएगा, मैं अभी बता देता हूं। तो जो आप ये देख पा रहे हैं ये ग्रह है, एक ग्रह नहीं तारा है, और इस तारे का क्या नाम है, ये आप देख रहे हैं ये जो है आपका सूर्य है। और सूर्य के बाद ये छोटा सा ग्रह आप देख पा रहे हैं, क्या है ये आपका बुध है। बुध के बाद जो है ये आपका शुक्र है, ये आपका पृथ्वी है,
ये आपका मंगल है, ये आपका बृहस्पति है, ये आपका शनि है, ये आपका अरुण है, ये आपका वरुण है। आकार पर मत जाइएगा भाई कि कौन छोट बड़ा है, मैंने एक संकेत बताने के लिए किया है। वैसे सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध है। तो ये जो है एक निश्चित परिक्रमण पथ में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। क्या करते हैं, एक निश्चित परिक्रमण पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है कौन, ये आपका बुध है। शुक्र भी सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, मंगल भी सूर्य की परिक्रमा करता है, बृहस्पति भी सूर्य की परिक्रमा करता है, और ये सभी जितने ग्रह हैं ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इनकी दोस्तों गति भी बहुत है। इन सभी को मिलाकर के इनके दोस्तों प्रत्येक के क्या है, कुछ ना कुछ उपग्रह हैं। बृहस्पति के शायद 69 उपग्रह हैं। इन सभी को मिलाकर ही दोस्तों क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल कहा जाता है, यही है पूरा सौर मंडल। अब कोई आपसे पूछे कि सौर मंडल क्या है, तो सौर मंडल के बारे में आप क्या बताएंगे कि अगर इसकी परिभाषा को लेकर के आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल क्या है, तो इसमें जो है आपका सूर्य तथा सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले उपग्रह को मिलाकर के क्या कह देते हैं दोस्तों, सौर मंडल कहा जाता है। और सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य जो है सौर मंडल का क्या है फ्रेंड्स, मुखिया है। सूर्य क्या है, सौर मंडल का मुखिया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये तो सौर मंडल के बारे में हमने सामान्य सी बात की। अब बात करते हैं कि भारतीयों के पास में इसके बारे में क्या ज्ञान था। तो कम से कम आपको कितनी बातें पता होनी चाहिए, 7 बातें पता होनी चाहिए दोस्तों सौर मंडल के बारे में। मैं एक मेंस लिखने का तरीका बता रहा हूं, 7 बातें पता होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारा ज्ञान था, पूरे वेद लिखे धरे हुए हैं, हर एक के बारे में कई कई पेज लिखा हुआ, लेकिन आपको कितनी बातें पता होनी चाहिए, ऐसी 7 बातें पता होनी चाहिए। फटाफट ऐसी लाइन खींच के इस प्रकार से आप 7 बातें क्या कर सकें, वहां लिख सके। कितने मिनट के अंदर, 2.5 मिनट के अंदर लिख सके, इतनी आपको पता होनी चाहिए। और इस प्रकार से बिना पता हो कि बहुत डिटेल में एक पॉइंट लिखने में ही 1 मिनट लग जाए, 30 सेकंड में एक पॉइंट लिख सके, इस प्रकार से आपकी वो बातें पता होनी चाहिए। तो मैं वो बातें बताता हूँ आपको, कम से कम कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों वो पहली बात है, ए नंबर डाल देता हूं। पहली बात है कि अगर आप वेद देखेंगे, क्या देखेंगे, वेद देखेंगे, और वेदों में जो है कई मंत्र हैं। विशेष तौर से बात करूं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में ऐसे कई मंत्र हैं जो किसके लिए समर्पित हैं, सूर्य के लिए समर्पित हैं, चंद्रमा के लिए समर्पित हैं और पृथ्वी के लिए समर्पित है। आपने कभी न कभी ये तो पढ़ा ही होगा, गायत्री मंत्र। क्या, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 3 मंडल में देखने को मिलता है। और यह किसके लिए समर्पित है, सविता के लिए समर्पित है। और सविता दोस्तों सूर्य देवता को ही क्या कहा जाता था, सविता कहा जाता था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप ऐसा लिखेंगे, पहला पॉइंट है कि वैदिक ग्रंथों जिसमें वेद शामिल हैं उनमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि का जिक्र करने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में आपका 3 मंडल जो है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये किसके लिए समर्पित है, सूर्य के लिए समर्पित है। अरे हम पूजा करते हैं तो क्या हुआ, हमें ज्ञान तो है ना सूर्य का, कि सूर्य जो है पूरी दुनिया को ऊर्जा देने वाला, पूरे सौरमंडल को चलाने वाला सब काम किया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो महत्व जानते हैं भाई, पूजा किसकी होती है, क्या सामान्य व्यक्तियों की पूजा होती है, बहुत श्रेष्ठ लोगों की पूजा होती है। तो हम ये तो मानते हैं ना कि बहुत ये श्रेष्ठ हैं, तो कुछ तो ज्ञान है हमें। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमें इन्हीं वेदों में जानकारी मिलती है ऋतु परिवर्तन की। किसकी जानकारी मिलती है, ऋतु परिवर्तन की जानकारी मिल जाती है।
ऋतु परिवर्तन। और ऋतु परिवर्तन जैसे ही होता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, ऐसे कई ऋतुएं आती हैं। तो ऋतु परिवर्तन के साथ ही हम जो है विभिन्न प्रकार के हमारे त्योहार मनाए जाते हैं। आप देखेंगे कि बसंत ऋतु में कोई त्योहार मनाया जाता है, जब फसल आती है तो कोई त्योहार मनाया जाता है, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो कोई त्योहार मनाया जाता है। तो इनके लिए भी कई मंत्रों का प्रयोग किया गया है और उन ऋतुओं के महत्व को बताया गया है। साथ ही साथ इन्हें वेदों में दोस्तों ये ऋतु किस प्रकार से जो है परिवर्तित होती हैं, वैसे मैं ज्यादा समझाऊं तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि गति की गणना के आधार पर वैदिक ज्योतिष में ऋतु परिवर्तन का अनुमान लगाया गया। 27 नक्षत्रों की जानकारी कहाँ मिलती है दोस्तों? वेदों में देखने को मिल जाती है। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है रेवती, इसी प्रकार का एक नक्षत्र है चित्रा, रेवती, चित्रा, कृतिका। ये सभी क्या हैं? नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों की जानकारी भी वेदों में देखने को मिल जाती है। शायद ऐसा 2 नंबर का प्रश्न आ जाए, किन्हीं 3 नक्षत्रों के नाम लिखिए, या फिर आ जाए लिखा हुआ रेवती क्या है? भूगोल के पेपर 1 में दिया हुआ यूनिट 1 के अंतर्गत आप झट से समझ जाइए कि एक नक्षत्र है, आप बता दीजिएगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन है। 3 पॉइंट पर आप बताइएगा कि 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। दूसरी बात बताइएगा जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों में मिलती है। तीसरी बात बताइएगा कि इनकी गति का उपयोग करके क्या किया गया था? ऋतु परिवर्तन इत्यादि का ज्ञान किया गया था। तो ये बातें हुई। चलिए अगली बात करते हैं। दूसरे नंबर की दोस्तों बात करें सौर मंडल के संदर्भ में और क्या ज्ञान था। तो दोस्तों सौर मंडल के विषुव दिवस के बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। वेदों में हमें विषुव दिवस की जानकारी थी। अब विषुव क्या होता है दोस्तों? वह स्थिति विषुव क्या होती है जब दिन रात क्या होते हैं पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। और विषुव दिवस की जानकारी हमें वेदों में मिल जाती है। ये कब कब हो सकते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। 21 जून, सॉरी क्या बोलते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को यह स्थिति होती है जब पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट है, आप इतना मत याद रखिएगा, यहाँ समझ लीजिए और यहाँ पर बड़ा याद रखना है विषुव दिवस। और एक में क्या ध्यान रखना है? वैदिक मंत्रों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें तो सौर मास होता है, सौर वर्ष, चंद्रमास और नक्षत्रों की चाल मतलब गति की क्या की गई? की गणना की गई। और इस गणना के आधार पर क्या किया गया? वैदिक ज्योतिष का विकास किया गया। क्या किया गया? वैदिक ज्योतिष का विकास किया गया। अगली मैं बात करूं, चौथे नंबर में सौरमंडल के बारे में क्या ज्ञान था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बहुत सारे विद्वान हुए हैं, भारत में कई विद्वान हुए हैं। उदाहरण की बात करें, आर्यभट्ट हुए हैं। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक जो कई विद्वान हुए हैं। आर्यभट्ट हुए हैं, बराह मिहिर हुए हैं, ब्रह्मगुप्त हुए हैं, भास्कराचार्य हुए हैं। ऐसे बहुत से विद्वान हुए हैं। आर्यभट्ट की दोस्तों बात करें तो पृथ्वी की इन्होंने क्या निकाली थी? परिधि ज्ञात की हुई थी। परिधि का मतलब क्या होता है कि जैसे ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, इसका जो ये बाहर का ये पूरा का पूरा गोला कितना लंबा चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये ज्ञात करना क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। पृथ्वी की परिधि ज्ञात की।
पृथ्वी का व्यास ज्ञात किया। व्यास क्या होता है? ये पृथ्वी है आपका, इसका जो आधा भाग कहलाता है क्या होता है? व्यास होता है। पृथ्वी की परिधि ज्ञात की, पृथ्वी का व्यास ज्ञात किया, पाई का मान ज्ञात किया, पाई का मान ज्ञात किया। साथ ही साथ जो ये अन्य विद्वान हुए, इन्होंने किसी ने, ब्रह्मगुप्त ने जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। गति की बात की कि ग्रह किस प्रकार से घूमते हैं, कितनी गति से घूमते हैं, इनकी बात की। समय, गति, चाल की बात की। साथ ही साथ परिक्रमण काल की भी बात की। पृथ्वी का परिक्रमण काल जितना ज्ञात किया है, वो वर्तमान में लगभग विद्वानों ने उतना ही वैज्ञानिक मशीनों के माध्यम से उतना ज्ञात किया गया है। तो आपका एक पॉइंट ये हो गया कि विभिन्न प्रकार के विद्वान हुए जिन्होंने इतनी इतनी ये बारी जानकारी दी। जानकारी कौन सी थी ये वाली आप बता सकते हैं। अगली अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, आपने जो है रामायण के बारे में सुना होगा। रामायण, महाभारत, महाभारत के बारे में। तो इनमें भी कई नदियों, द्वीपों, देशों की बात की गई है। इनमें जो है ज्वालामुखी पर्वत की जानकारी मिलती है, ज्वालामुखी पर्वतों की जानकारी मिलती है। इनमें जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, पृथ्वी को उत्पन्न किया। पृथ्वी जो है सात, जो एकदम से क्या हुआ, उसका उठाव हुआ, फिर उन्होंने बराबर 7 भागों में बांटा। तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि पृथ्वी में, मतलब इस घटना से पता चलता है कि भाई कभी न कभी पृथ्वी में क्या हुआ था, जो हमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में देखने को मिलते हैं, जो 7 प्लेटें थी, वो इसमें जानकारी मिल जाती है। तो और अगली बात करें फ्रेंड्स, एक ग्रंथ है आपका मनुस्मृति। कौन सा ग्रंथ है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति में जो दोस्तों आपके पूरी पृथ्वी की आयु बताई गई है, वो कितनी बताई गई है? 1,96,91,91,91,00,000, 1,96,91,91,03,000 जो है बताई गई है। वर्ष पूर्ण कर चुकी है, इतनी बता चुके हैं। और वर्तमान में वैज्ञानिक कितना बताते हैं? 2 अरब वर्ष बताते हैं कि वर्तमान में इतनी आयु पूर्ण हो चुकी है। तो लगभग क्या है आपका, उतना ही ये समय है, थोड़ा सा कम है, यहाँ पर 9 लाख वर्ष जो है कम है। तो उस टाइम पर कहा मशीनों का अनुमान, तो लगभग ही क्या है, ज्ञात की गई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या है, सौर मंडल के बारे में है। लेकिन एक बात तो भी भूल रहे हैं आप, क्या? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप स्टार लगाइएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य सिद्धांत क्या है? सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इसे सूर्य केंद्रीय हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी कह दिया जाता है। अगर इसमें बात करेंगे तो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो प्रतिपादन है दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये एक किताब है और इसी के अंतर्गत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिखाई देती है। सूर्य सिद्धांत ये किताब है, आर्यभट्ट ने लिखी थी, और इसमें क्या दिखाई देता है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिखाई देता है। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या कहता है कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्या है? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, केंद्र में है, और सभी ग्रह सूर्य की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ये क्या है? मेन बात है। अब जब इतनी बातें बताएंगे तो भाई परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप सिंपल से समझ गए कि इन्होंने परिक्रमण काल के बारे में जानकारी निकाली होगी। परिक्रमण काल, अब परिक्रमण काल ऐसे थोड़ी ना निकल आएगा, इसलिए इन्होंने पाई का मान भी निकाला होगा, पाई का मान भी ज्ञात किया होगा। जब इन्होंने परिक्रमण काल के बारे में जानकारी है तो ग्रहों की गति के बारे में भी जानकारी हो गई, गति के बारे में जानकारी हो गई। इसी में इन्होंने पृथ्वी का जो है व्यास बताया, पृथ्वी का व्यास बताया। इसी में जो है पृथ्वी की इन्होंने क्या बताई? परिधि बताई।
तो ये सभी बातें किस में उल्लेख कर सकते हो? सूर्य सिद्धांत में उल्लेख कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां तक मेरा अनुमान है तो आप इसे 7 नंबर के लिए तैयार कीजिएगा। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अभी से करना सीखिए, तो लिखिएगा प्रश्न, अभी लिख लीजिएगा कि सूर्य केंद्र सिद्धांत क्या है, संक्षेप में समझाइए। तो आपको क्या करना है, यही बातें क्या है बतानी है एक पेज के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, आपको 100 शब्द के अंदर लिखना है, बहुत जरूरी नहीं है आपको 100 नहीं करना है भाई, 85 शब्द लिख दीजिएगा, इतने में ही आपको पेज भरना है। बहुत ऐसा कुछ मतलब जाम करके नहीं लिखना है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि वहाँ पेपर में मैं बता दे रहा हूँ पहले से नहीं लिख पाएंगे, इतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे आप चीज, जितना मतलब फिक्स लिखते हैं यहाँ पर, फैला फैला करके बढ़िया आपको 85 शब्द लिखने हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न। ये फ्रेंड्स हमारी जानकारी थी किसके बारे में, सौरमंडल के बारे में जानकारी थी। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम, और वो दूसरी बात क्या है कि जो हमने 4 मंडल देखे थे, एक सौरमंडल देखा था, एक देखा था वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब मैं इतना समझाऊंगा नहीं, थोड़ा सा आप समझदार बन जाएंगे। वायुमंडल के बारे में आप कम से कम 5-6 बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली बात ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ऋग्वेद है हमारा, क्या वायुमंडल तो आप समझ गए हैं ना क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मंडल है, उसे क्या कह देते हैं, वायुमंडल कह देते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक अवधारणा मिलती है, वो अवधारणा कौन सी है, परिवार की संकल्पना, परिवार की अवधारणा देखने को मिलती है, अवधारणा देखने को मिलती है। और इस अवधारणा में क्या कहा गया है कि जो परिवार है इसका पिता कौन है, अंतरिक्ष इसमें जो है, ये जो परिवार है इसमें कहा गया है कि एक पिता है, ठीक है, और एक क्या है, मतलब पुत्र, संतान मान लीजिए भाई, संतान है, और एक क्या है, माता है। ये जो आपकी पुस्तक है, इस पुस्तक में पिता कहा गया है किसे, आकाश को जो है पिता कहा गया है, संतान किसे कहा गया है, अंतरिक्ष को जो है संतान कहा गया है, और माता किसे कहा गया है, पृथ्वी को जो है माता कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि इनमें अगर जो ये परिवार है, इस परिवार में कोई भी एक व्यक्ति जो कट जाता है, मतलब टूट जाता है या अलग हो जाता है, तो परिवार क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो यदि यानी कि ये है क्या कह रहा है, ये बात कह रही है कि धरती, आकाश, पाताल, इसमें सभी का महत्व दिया गया है, अर्थात ये वायुमंडल में जो है भारतीयों की जानकारी थी। दूसरी बात करें फ्रेंड से, अगर दूसरी बात देखेंगे कि दूसरी जानकारी है क्या थी वायुमंडल के बारे में, तो दूसरी जानकारी ये है कि आप जो है एक ग्रंथ देखेंगे, कालिदास जी द्वारा लिखित ग्रंथ है ऋतु संहारम, ऋतु संहारम प्लस मेघदूतम, मेघदूतम, ये दो क्या है, कालिदास जी द्वारा लिखित ग्रंथ है। मेघदूतम में जो है इन्होंने बादल के 10 प्रकार बताए हुए, क्या बताए हैं, बादल जो है कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के बादल बताए गए। साथ ही ऋतु संहारम में जो है कालिदास जी ने जो है ऋतुओं का वर्णन किया हुआ है, किसका, ऋतुओं का वर्णन किया, एक पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। तीसरी बात करें वायुमंडल के बारे में, भारतीयों को और का ज्ञान था, तो जो आर्य थे वो क्या है, वायुमंडलीय ज्ञान से परिचित थे। कैसे परिचित थे, जो आर्य लोग थे वो वायुमंडलीय ज्ञान से परिचित थे। उन्होंने बताई थी कि वायुमंडल में जो है 6 ऋतुएं हैं। कितनी ऋतुएं बताई गई हैं, 6 ऋतुएं बताई गई हैं, कहीं कहीं पर 5 भी देखने को मिलती हैं, तो आप 6 याद रख लीजिएगा। कौन कौन सी 6 ऋतुएं हैं, एक आपकी ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु है, हेमंत ऋतु है, फिर शरद ऋतु है, शरद ऋतु है, फिर आपकी शिशिर ऋतु है, शिशिर है, और फिर आपकी कौन सी है, वसंत है। और इसी ग्रंथों में जो दोस्तों ये जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें वेद पुराणों से देखने को मिलती है। बसंत को क्या कहा गया है, ऋतुराज कहा गया है। क्या कहा गया है, जो बसंत ऋतु है इसे क्या कहा गया है, ऋतुराज कहा गया है। तो
तो एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि आर्यों को इनके बारे में जानकारी थी और ये क्रम से इस प्रकार ऋतुएं बताते हैं। वसंत ऋतु क्या कहा हुआ है, ऋतुराज कहा है। अगर और बात करें कि वायुमंडल के बारे में और क्या ज्ञान था भारतीयों को, तो पुराणों अगर दोस्तों महाभारत में बात करेंगे तो ऋतु की जो है वायुमंडलीय दशाओं और जीवों पर प्रभावों का वर्णन किया गया है। तो किन में, पुराणों में, जो भारत के पुराण हैं, खासतौर से शिव पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, पुराणों की बात करें, साथ ही साथ महाभारत ग्रंथ की बात करें, किसकी बात करें, महाभारत ग्रंथ की बात करें, तो इसमें क्या कहा गया है, जो ये ऋतुएं हैं, क्या है, ऋतुएं हैं। तो एक ऋतु के बाद निश्चित टाइम के बाद दूसरी ऋतु आती है, तो उसे क्या कह देते हैं, ऋतु परिवर्तन कह देते हैं। तो इन ग्रंथों में बताया गया कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो वायुमंडल है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी जानकारी जो देखते हैं ना भाई, इतनी लपट चलती है, इतनी गर्मी होती है, ठंडी होती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो इस प्रकार से जीव जंतु पशु पक्षी कैसे प्रभावित होते हैं, इनकी जानकारी पुराणों और महाभारत में देखने को मिलती है। तो हम 4 बातें देख ली वायुमंडल के बारे में, और देख लेते हैं 1-2 बातें, कम से कम 7 बातें पता होनी चाहिए हमें। 5वीं बात करें फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बात करेंगे वायुमंडल के बारे में, 8वीं बात है, तो पुराणों में देखेंगे अगर आप, किसमें, पुराणों में ही, तो इसमें क्या बात की गई है, धूप की बात की गई है, धूप की बात की गई है, और वर्षा की बात की गई है, कि मतलब कब ज्यादा धूप निकलती है, कब वर्षा निकली है। तो आप क्या लिखेंगे, पुराणों में धूप और वर्षा के बारे में जानकारी दी गई है, वर्षा की मात्रा के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि मेघों के प्रकारों को बताया गया है, मेघों के प्रकार बताए गए हैं। हालांकि कालिदास जी ने जो है मेघों के कितने प्रकार बताए हुए, पिछली बार हमने चर्चा की हुई है कि इन्होंने कितने प्रकार बताए हुए हैं, उन्होंने 10 प्रकार बताए थे। अभी कौटिल्य आएगा तो अलग प्रकार बताएगा, तो ये मत मायने रखिए कितने प्रकार बता रहे हैं, तो बताइए कि मेघों के प्रकार के बारे में बात की गई है। और वसंत ऋतु को जो है क्या कहा गया है, सुहावनी ऋतु कहा गया है, सुहावन मौसम वाली ऋतुराज कहा गया है। अगली बात करें फ्रेंड्स से, तो रामायण की बात करें, कौन सी रामायण है, जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जो बादल है और पवन, पवनों के प्रकारों की बात की गई। यहाँ पर बादल जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं, और पवन कितने प्रकार की बताई गई है, 7 प्रकार की बताई गई है। तो आप क्या लिखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में 3 प्रकार के बादल और 7 प्रकार के पवनों की चर्चा देखने को मिल जाती है। कालिदास को भी हमने देख लिया है। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भास्कराचार्य, भास्कराचार्य। और भास्कराचार्य जी क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। क्या नाम है, सिद्धांत शिरोमणि। और इस सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में ये क्या करते हैं भाई, वायुमंडलीय परतों की बात करते हैं, वायुमंडलीय परतों के बारे में जानकारी दी है, वायुमंडलीय परतों की जानकारी दी गई है, किनके द्वारा, भास्कराचार्य द्वारा, अपनी पुस्तक है किसमें, सिद्धांत शिरोमणि में। फ्रेंड्स, अगर और बात करें कि हम वायुमंडल के बारे में और क्या ज्ञान था, तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कौटिल्य। क्या नाम है, कौटिल्य साहब। हर कोई जानता है, पीएससी सिलेबस में अलग से भी है। और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और इस पुस्तक में वो क्या बताते हैं, वर्षा के वितरण की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर जो है वर्षा का वितरण किस प्रकार से है, वो बताते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के बादल बताते हैं। कुछ ऐसे बादल होते हैं जो खतरनाक वर्षा करते हैं,
80 ऐसे बादल हैं जो कम वर्षा करते हैं, 60 ऐसे बादल हैं जो कृषि को जोतने योग्य बताते हैं। तो अर्थशास्त्र में वर्षा के वितरण, कृषि संबंध है, मतलब किससे कृषि संबंध है, जलवायु और वर्षा से। साथ ही साथ वर्षा मापक यंत्र का विकास भी कौटिल्य के द्वारा किया गया था। वर्षा मापक यंत्र की जो है जानकारी किनके पास में थी, कौटिल्य के पास में थी। तो ये फ्रेंड्स आपकी जानकारी क्या थी, ये जानकारी है आपकी किसके बारे में, वायुमंडल के बारे में। चलिए तीसरी बात करते हैं, और तीसरी बात है कि जलमंडल के बारे में क्या ज्ञान था। जल मंडल के बारे में जो है भारतीयों को क्या ज्ञान था। अगर जलमंडल के बारे में भारतीयों के ज्ञान को जानेंगे तो अगर पहली बात करूं मैं, एक तो वेद हैं, विशेष तौर से सामवेद प्लस अथर्ववेद। इनमें अगर आप देखेंगे तो इनमें दोस्तों महासागरों की जानकारी दी गई है। क्या दी गई है, महासागरों का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया। और कितने महासागर बताए गए हैं, यहाँ पर जो है 4 महासागरों को वर्णन किया गया है। अगर दूसरी बात करें कि जलमंडल के बारे में और क्या ज्ञान था, तो फ्रेंड्स सामवेद में जो हमारा वेद है एक, जिसका नाम है सामवेद, सामवेद में कि जो पानी होता है, जो यानी कि जो जल है, इसके ऊपर उठने और नीचे गिरने की चर्चा की गई है, और इसी ही हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते थे। यानी कि सामवेद में ज्वार भाटा के बारे में जानकारी भी देखने को मिल जाती है। अगर तीसरी बात करें तो रामायण ग्रंथ है जो दोस्तों, रामायण जो है, इस रामायण ग्रंथ में क्या देखने को मिल जाता है, ज्वार भाटा के कारण देखने को मिल जाते हैं। और इसमें कारण किसके लिए बताया गया है दोस्तों, चंद्रमा तथा चंद्रमा का जो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है, गुरुत्व बल होता है, उसके कारण जो है बताया गया है। फ्रेंड्स एक जानकारी नहीं बताई हुई है, सौर मंडल के बारे में आप बता सकते हैं कि आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी हुई थी। और उसका कारण जो है भारतीय ग्रंथों के अनुसार कारण क्या है, राहु और केतु जो हैं मतलब ग्रहण के कारण है। तो एक पॉइंट आप उसमें शामिल कर लीजिएगा भी कि भारतीय ग्रंथों में ग्रहण के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका कारण राहु और केतु है। 3 बातें हो गई। और बात करें दोस्तों जलमंडल के बारे में और क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है भारतीय ग्रंथों में, तो आपने अर्थशास्त्र तो भी पढ़ा ही है, और इसकी रचना किसने की हुई है, कौटिल्य जी ने की हुई है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें दोस्तों मूंगा चट्टानों के बारे में जानकारी दी गई है। मूंगा मोतियों के बारे में जानकारी दी गई है, और इनके भंडारण के बारे में जानकारी दी गई है कि इनका भंडारण कहाँ पर है। और ये दोस्तों मूंगा मोती कुछ नहीं है, जो वर्तमान में आप प्रवाल भित्ति पढ़ते हैं, ये वही है। और ये कहाँ मिलते हैं, महासागर के तटीय भागों में मिलते हैं वर्तमान ज्ञान के अनुसार। तो इनकी जानकारी प्राचीन काल में थी। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जलमंडल के बारे में एक जानकारी देखी। अब अगली बात करें तो अगला है दोस्तों स्थल मंडल। स्थल मंडल, और स्थल मंडल में फ्रेंड्स हम थोड़ी से डीप में पढ़ेंगे। स्थल मंडल में क्या क्या पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में। क्या पढ़ेंगे, महाद्वीपों के बारे में, कि प्राचीन काल में भारतीयों के अनुसार कितने महाद्वीप होते थे। फिर महाद्वीपों के अंदर आएंगे तो कई महाद्वीप में एक द्वीप मिलेगा, मतलब छोटा सा जो भाग मिलेगा जम्बू द्वीप मिलेगा। और जम्बू द्वीप के अंतर्गत जो है एक क्षेत्र मिलेगा भारत वर्ष मिलेगा, उसकी भी बात करेंगे। और फिर भारतवर्ष खासतौर से पूरे महाद्वीप में हम देखेंगे पर्वत
पठार, नदियां, ये कौन कौन सी थी प्राचीन काल में, भारतीयों को किन किन का ज्ञान था, इन सभी की बात करेंगे। चलिए थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं, फिर आगे जो है हम एक अलग करके हम इन्हें पढ़ेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं स्थल मंडल के नजरिए से। तो दोस्तों स्थल मंडल की जो बात की जाए, अलग अलग प्रकार से बात कर सकते हैं। सामान्यतः आप समझते हैं कि स्थल मंडल जो ऊपर भाग है मतलब ठोस जमीन वाला भाग है, वही स्थल मंडल है। जी हाँ, वही है। थोड़ा सा और समझिएगा, ये जो अंदर वाला भाग है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड कहते हैं। और जो इसके ऊपर वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और जो और ऊपर वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से बांटा जाए तो इसे दोस्तों अंदर वाले भाग को नीफे कह दिया जाता है, और ये जो बीच वाला भाग है इसे सीमा कह दिया जाता है, और ऊपर वाला जो भाग है उसे क्या कह देते हैं, सियाल कह देते हैं। सियाल, सीमा, नीफे। और ये जो दोस्तों पूरा का पूरा भाग है यहाँ से तरल अवस्था में है, बीच वाला भाग कैसा है, तरल अवस्था में है। यानी कि जो सियाल वाला भाग है, यानी कि जो सियाल वाली जो भूप्रपट्टी वाली परत है, तो किस पर तैर रही है, सीमा में तैर रही है। और भारतीय धार्मिक ग्रंथों में कहानी क्या देखने को मिलती है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी उत्पन्न की, जो जल के ऊपर तैर रही थी, जो मतलब जल के अंदर से निकली हुई थी। बाद में उसे ब्रह्मा जी ने 7 भागों में बांटा और उसे बराबर बराबर वही 7 महाद्वीप कहलाए। तो ये जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है, रामायण में भी दोस्तों भौतिक भूगोल की जानकारी मिल जाती है, महाभारत में मिल जाती है। जानकारी कहाँ कहाँ पर मिलती है, रामायण में और महाभारत में, साथ ही साथ पुराणों में भी देखने को मिल जाती है। किसमें, पुराणों में। इसके अंतर्गत दोस्तों बात करें महाद्वीपों की, स्थल मंडल में क्या पढ़ते हैं, महाद्वीपों के बारे में क्या जानकारी थी। तो भारतीय पुराणों के अनुसार दोस्तों 7 महाद्वीप हुआ करते थे। कितने महाद्वीप हुआ करते थे, 7 महाद्वीप हुआ करते थे। और कौन कौन से थे, तो जो पुराणों में दोस्तों, किसमें, पुराणों में 7 महाद्वीपों, सप्तद्वीप लिखा हुआ था शब्द, सप्तद्वीपों की चर्चा की गई है। वो कौन कौन से सप्तद्वीप थे दोस्तों, अगर पहले नंबर की बात की जाए तो मैं पहला ही बता देता हूं, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। दूसरे नंबर की बात की जाए सालमली द्वीप, सालमली द्वीप। तीसरे नंबर की बात करूं शकद्वीप। चौथे नंबर की बात करूं क्रौच द्वीप, क्रौच द्वीप। पांचवें नंबर की बात की जाए तो जम्बूद्वीप, सालमली द्वीप, शकद्वीप, क्रौच द्वीप, प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप। और एक हुआ करता था भाई, क्या नाम, पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप। और एक और था कोई, तो जम्बू द्वीप हो गया, सालमली द्वीप हो गया, कुश द्वीप हुआ, जम्बू द्वीप, सालमली, सब, क्रौच, प्लक्ष। एक था आपका कुश द्वीप, कुश द्वीप। तो ये दोस्तों 7, पूरी पृथ्वी को इन 7 महाद्वीपों में बांटा गया था, जो बड़े बड़े क्षेत्र की इकाइयां होती थी। और इन 7 महाद्वीपों की जानकारी भारतीयों को थी। ये भारतीयों की ही जानकारी थी कि जो इसमें उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें, आप जो जम्बू द्वीप देख पा रहे हैं, ये जम्बू द्वीप यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व किया करता था, और यही सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा द्वीप हुआ करता था। इस संपूर्ण धरातल के केंद्र में इसे माना गया है पुराणों के अनुसार। फ्रेंड्स, अगर बात करें प्लक्ष द्वीप की, सॉरी सालमली द्वीप की अगर बात करें, तो अभी मैं मैप में दिखा दूंगा थोड़ा सा, जो मेडागास्कर वाला क्षेत्र हुआ करता था, मेडागास्कर, मेडागास्कर विशेष तौर से भाई बात करें तो इसमें ईरान को भी शामिल कर सकते हैं, ईरान वाला क्षेत्र भी
इराक वाला भी शामिल हो सकता है। एक संकेत बता रहा हूँ, 100% ये मत मान जाइएगा कि भाई बिल्कुल मेडागास्कर ही था, क्योंकि मेडागास्कर मतलब समानता सबको याद रहता है, तब वो क्षेत्र बता रहा हूँ। तो मेडागास्कर के जो आसपास वाला क्षेत्र हुआ करता था वो क्या कहलाता था, आपका सालमली द्वीप कहलाता था। अब अगर बात करें हम शक द्वीप की, तो दोस्तों ये जो आपका इंडोनेशिया के आसपास, बोर्नियो द्वीप, फिलीपींस के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर में जो द्वीपीय राष्ट्र हैं, मैं क्या लिख दूं, मैं यहाँ पर इंडोनेशिया द्वीप से मैं लिख देता हूँ, इंडोनेशिया के आसपास का क्षेत्र समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और ऐसा माना गया है कि जो भगवान विष्णु का क्षीर सागर हुआ करता था यहीं पर हुआ करता था। जो प्रशांत सागर चारों ओर से घिरा हुआ है क्षीर सागर कहा गया है, और इसके चारों ओर जो था प्रशांत महासागर था। अगर आप देखेंगे मैप में तो प्रशांत महासागर आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखने के लिए। दोस्तों जो ये आपका सालमली द्वीप है ना, तो यहाँ पर एक सालमली नाम का वृक्ष हुआ करता था, और उन वृक्षों की जितने भी द्वीप के नाम है ना, या तो वृक्ष हैं या तो घास के नाम है वो। तो साग नाम का एक वृक्ष हुआ करता था, और ऐसा कहा गया था कि यहाँ के लोग जो है मृत्यु से नहीं डरते हैं, बहुत भयानक लोग होते हैं, मतलब मृत्यु से नहीं डरते। क्रॉच द्वीप की बात की जाए फ्रेंड्स, ये जो आपका क्रॉच द्वीप है, तो यहाँ पर ऐसा माना गया है कि जो भगवान वरुण होते थे, वरुण देवता का ये निवास स्थान था। यहाँ के जो लोग होते थे वरुण देव की पूजा किया करते थे। और ये वाला क्षेत्र यूं समझिएगा कि जो यूरोप वाला क्षेत्र था, एक खासतौर से पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र, वो इसमें क्या है, शामिल हो जाता है। अगली अगर बात करें कौन सा है आपका, ये जो क्रॉच है दोस्तों, क्रॉच नाम का कोई, ये आपका कोई मछली उछली रही होगी उसी के नाम पर है, या फिर कोई वृक्ष रहा होगा। प्लक्षद्वीप की अगर बात की जाए, प्लक्षद्वीप कहाँ हुआ करता था, तो फ्रेंड्स ये जो प्लक्षद्वीप है आपका भूमध्य सागर के जो आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, इटली वाला वगैरह क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, प्लक्षद्वीप कहलाता था। यहाँ पर एक जो है प्लक्षद्वीप में पाकड़ नाम का जो क्या होता था दोस्तों, वृक्ष हुआ करता था, और इसे जो है देवता और गंधर्वों की दोस्तों निवास भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति को रोग नहीं होते थे, यहाँ पर निष्पापी लोग निवास करते थे, ऐसी पुराणों में जानकारी मिलती है। खैर आपको तो इतना बताना है कि वही कहाँ पर था, और अंत में क्या दिखाना है, मैप में दिखाना है। पुष्कर द्वीप की बात करें तो फ्रेंड्स ये पुष्कर द्वीप जो है आपका अमेरिका को संकेत देता है। अमेरिका वाला जो क्षेत्र हुआ करता था उसे पुष्कर द्वीप कहा गया है। पुष्कर का मतलब होता है दोस्तों कमल की पंखुड़ियां, मतलब फूल से संबंधित है ये। तो ये ऐसा कहते हैं कि कमल की पंखुड़ियों के समान फैला हुआ था पुष्कर, तो उसी के नाम पर जो है इसका नाम ये पड़ गया। कुश द्वीप की बात करें तो कुश दोस्तों एक प्रकार की झाड़ी होती थी, क्या होती थी, झाड़ी होती थी जो देवताओं के द्वारा लगाई गई थी। और ये आपका जो कुश द्वीप है, ये जो आपका भाई क्या बोलते हैं अरब प्रायद्वीप है, सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीप वहां वाला एक क्षेत्र हुआ करता था। और यहाँ पर कुश झाड़ी देवताओं ने लगाई हुई है। अग्नि देव यहाँ पर निवास करते थे, भाई गलत नहीं है, समझिएगा दिमाग से। अगर देखें तो सऊदी अरब मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो अग्निदेव वहां पर निवास करते थे। ये जो 7 द्वीप हुआ करते थे। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम किसको उठाएंगे, जम्बू द्वीप को उठाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इनको किसी को नहीं पढ़ेंगे। वो जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं ये शब्द बार बार देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। कभी पूछ ले अगर कि जम्बूद्वीप में बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, और भारत को जो है जम्बूद्वीप ही कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। अखंड भारत जो है ये वही है, जम्बूद्वीप ही है। अब थोड़ी सी मैं अगर इन चीजों को मैप में एक बार दिखा दूं, तो भाई देख लीजिएगा मैप में, कहाँ से बनाऊं, चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे उस समय का मैप बना रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा बन जाए। चलिए खैर,
ऐसा ही समझ लीजिए, एक समानता में समझाने के लिए ये बनाता हूँ चीजें। तो देखिएगा, ये जो आपका क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता था? पुष्कर द्वीप कहा जाता था। इसे क्या कहते थे? पुष्कर द्वीप कहा जाता था। और यहाँ पर एक क्षेत्र हुआ करता था भाई मेडागास्कर का, जो इस प्रकार से ये क्षेत्र है, इसे क्या कहा गया है? जो मेडागास्कर वाला क्षेत्र हुआ करता था, इसी को हमने अभी क्या नाम दिया भाई? सालमली। सालमली कहा गया है। और यहाँ वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, तमाम बहुत सारे द्वीप है यहाँ पर, इसे कहा गया है शकद्वीप कहा गया है, शकद्वीप। और जो आपका ये वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र है, इसे क्या कहा गया है? प्लक्षद्वीप कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? प्लक्षद्वीप कहा गया है। और आपका जो ये वाला क्षेत्र है, ये अरब वाला, इसे क्या कहा गया है? कुशद्वीप कहा गया है। कुश द्वीप कहा गया है। और जो ये वाला क्षेत्र है आपका यूरोप वाला क्षेत्र है, इसे क्या कहा गया है? क्रॉच द्वीप कहा गया है। क्रॉच द्वीप, क्रॉच द्वीप कहा गया है। तो कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6। और बाकी जो यहाँ से लगा करके ये वाला क्षेत्र हुआ करता था, वो हम थोड़ा सा ऊपर कम है, इस प्रकार का क्षेत्र, ये क्या होता था? ये आपका जम्बू द्वीप होता था। जम्बू द्वीप होता था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या है, ये चीजें समझी और जानी। तो अंत में निष्कर्ष बता सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, मतलब ये इन द्वीपों के नाम हैं, ये कहीं घास के नाम पर, कहीं वनस्पतियों के नाम पर रखे गए थे। और इनकी जानकारी हमें क्या है, ये भारतीय ग्रंथों के अनुसार देखने को मिल जाती है। अगला वीडियो जो हमारा होगा, हम इस जम्बू द्वीप को टुकड़ों में बांटेंगे, पर्वत देखेंगे, कौन कौन से पर्वत थे, नदियां देखेंगे, जम्बू द्वीप के जो किस प्रकार से भारतवर्ष बना, जम्बू द्वीप के जो 9 उपखंड हुआ करते थे, यानी कि देश हुआ करते थे, उनकी बात करेंगे। और ये बातें करते हुए हम जो है कुछ विद्वान देखेंगे भारत के जो इससे संबंधित जानकार हैं, और ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लास पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।